बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 6.9 जिसमें हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीरीज की रियल लाइफ एप्लीकेशंस देख रहे हैं। आइए इसके मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। स्टेटमेंट इज द एनरोलमेंट ऑफ अ फेमस स्कूल डबल्ड आफ्टर एवरी 8 years from 1970 to 1994. If the enrollment was 6,000 in 1994, what was its enrollment in 1970? स्टूडेंट्स, हमें एक स्कूल की एनरोलमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन दी जा रही है। हमें बताया जा रहा है कि 1970 से लेकर 1994 तक हर 8 साल बाद उसका एनरोलमेंट डबल हो जाता था। अगर 1994 में उसका एनरोलमेंट 6,000 था तो 1970 में कितना एनरोलमेंट हुआ था? स्टूडेंट्स, ये है प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करना है। अब इसे समझने के लिए हम 1970 से स्टार्ट लेते हैं। इसको रफ में हम समझते हैं 1970, इसके बाद 8 साल बाद 1978, फिर 8 साल फर्दर ऐड हुए तो 1986, फिर 8 साल ऐड हुए तो 1994। अब स्टूडेंट्स, हमें बताया जा रहा है कि 1994 में 6,000 एनरोलमेंट था। हम यहां पर लिख लेते हैं कि 6,000 था एनरोलमेंट। हमें मालूम करना है कि 1970 में कितना एनरोलमेंट था, जबकि यह भी बताया गया कि हर 8 साल बाद एनरोलमेंट डबल हो जाता था। स्टूडेंट्स, हम फर्ज कर लेते हैं कि 1970 में जो एनरोलमेंट था वो ए था। अब 1978 में क्या हुआ होगा जी? 8 साल बाद डबल, तो क्या हो गया होगा? ए से ट्वाइस ऑफ ए। इसके बाद फर्दर 8 साल बाद इसका डबल हो गया तो क्या हो गया जी? 4a। फिर 8 साल बाद इसका डबल, 4a का डबल क्या होगा जी? इट विल बी 8a। 1994 में अगर हम a के लिहाज से चले, a ट्वाइस ऑफ a, 4 टाइम्स ऑफ a, देन 8 टाइम्स ऑफ a 1994 में, तो 1994 में हमें बताया गया है कि 6,000 एनरोलमेंट मौजूद था। हमें मालूम करना है कि 1970 में कितना था। तो क्या इस इक्वेशन से हम a की वैल्यू मालूम कर सकते हैं? शाबाश जी, बहुत आसान है। हम 6,000 को 8 से डिवाइड कर दें, द आंसर विल बी 750। 750 एनरोलमेंट था हमारा 1970 में। स्टूडेंट, ये इतना सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन हमने यहां पर अभी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का कंसेप्ट यूज नहीं किया। हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का कंसेप्ट यूज करना है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का कंसेप्ट कैसे यूज होगा, आप जरा इसका बिहेवियर देखें। ये किस टाइप का सीक्वेंस है जी? ये यहां पर 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी कॉमन रेशो 2 है। हम लेट कर लेते हैं, लेट एनरोलमेंट इन 1970 इज इक्वल टू ए। अब चूंकि हर 8 साल बाद एनरोलमेंट डबल हो जाता है, सो कॉमन रेशो 2 होगा। हम रीजन इनफैक्ट बता रहे हैं, एज एनरोलमेंट डबल्ड आफ्टर एवरी 8 years, सो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब स्टूडेंट, सवाल यह है कि जो 1994 में एनरोलमेंट है, ये इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कितनवीं टर्म है जी? फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। सो हम यहां लिखेंगे एनरोलमेंट इन 1994 is equal to
दिस इज फोर्थ टर्म जिसे हम लिखेंगे A4 इज इक्वल टू 6000। स्टूडेंट्स हमारे पास मालूम हो गया हमें कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 4, हमारे पास कॉमन रेशो मौजूद, हमारे पास हमने लेट कर लिया कि 1970 में जो एनरोलमेंट था वो A था। सो हम अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम n की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, n इज इक्वल टू 4 सिंस an is equal to a into r raised to power n minus 1. Putting values, n की वैल्यू हम 4 पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू a r 4 minus 1. फर्दर वैल्यूज पुट की, A4 की वैल्यू हमारे पास है 6000, a हमें मालूम करना है, r की वैल्यू हमारे पास 2 और 4 minus 1 is 3. 2 raised to power 3 is 8. 6000 divided by 8 will be 750. हमें जिस लैंग्वेज में सवाल गिवन था उसी लैंग्वेज में हम जवाब देंगे। हमें पूछा गया था कि व्हाट वाज इट्स एनरोलमेंट इन 1970। अब हम लिखेंगे हेंस enrollment in 1970 was 750। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। स्टेटमेंट इज अ सिंगुलर कॉलेरा बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस 2 कंप्लीट बैक्टीरिया इन हाफ आवर्स। If we start with a colony of A bacteria, how many bacteria will we have in n hours? Students, आसान अल्फाज में फर्ज करें हमारे पास अभी एक बैक्टीरिया है। हमें कहा जा रहा है कि एक यानी सिंगल कॉलेरा बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस 2 कंप्लीट बैक्टीरिया इन हाफ आवर्स। आधे घंटे बाद इस एक ने 2 प्रोड्यूस कर दिए। स्टूडेंट्स इनमें बाइनरी फिशन का अमल होता है, एक से ये 2 हो गए हाफ आवर्स के बाद। अब फर्दर हाफ आवर्स के बाद क्या होगा जी, इन दोनों में से हर एक फर्दर 2-2 बनाएगा तो 2 से हो जाएंगे 4। फिर आधे घंटे बाद 4 से 8, फिर आधे घंटे बाद 8 से 16। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर बिहेवियर समझना है। स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें इस सीक्वेंस को, तो ये किस टाइप का सीक्वेंस बन रहा है? 1 2s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रहा है चूंकि सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से हम आगे जा रहे हैं। इसकी कॉमन रेशो क्या बन रही है? शाबाश जी, कॉमन रेशो बन रही है 2। अब ये 2 कॉमन रेशो स्टूडेंट्स हाफ आवर के लिए है। हमें जो फाइनली पूछा गया है वो है n आवर्स के बाद कितने बैक्टीरियाज होंगे। हमें आर्ली बेस्ड कॉमन रेशो चाहिए। अब आर्ली बेस्ड कॉमन रेशो कैसे आएगी? ये हाफ आवर के बाद हमें ये क्वांटिटी मिली और फर्दर ये हाफ आवर के बाद क्वांटिटी मिली। 1 से 4 हुए पूरे 1 घंटे बाद और फिर 4 से 16 हुए फर्दर 1 घंटे बाद। तो स्टूडेंट्स 1 घंटे के लिहाज से यहां पर कॉमन रेशो बन रही है 4। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहां लिखेंगे इनिशियल कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। जो इनिशियल कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया है टाइम 0 पर हम फर्ज करें तो उसे हम फर्ज कर रहे हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और वो है हमारे पास ए नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं। ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। फर्दर हम अब बात करते हैं कॉमन रेशो की। इफ इन हाफ आवर 1 बैक्टीरिया
produces two complete bacteria. So after 1 hour there will be 4 bacteria. So R की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4, चूंकि 1 से 4 हो गए, R की वैल्यू होगी 4. अब स्टूडेंट्स हमें मालूम करना है कि आफ्टर n आवर्स कितने बैक्टीरियाज होंगे. अब आफ्टर n आवर्स कितने बैक्टीरियाज होंगे, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की हमारे पास कॉमन रेशो आ चुकी. आफ्टर n आवर्स जो हमारे पास टर्म है ये कितनी टर्म होगी ये हमें मालूम होना चाहिए. स्टूडेंट्स आपके ख्याल से कितनी टर्म होगी? जी आपके ज़हन में आएगा ये nth टर्म ही होगी. अब जरा समझ लें स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास टाइम 0. 1 घंटे बाद हम यहां पर आ गए, 2 घंटों के बाद हम यहां पर आ गए. अब जरा यहीं से पैटर्न देख लें. 1 घंटे बाद ये कितनी टर्म है? जी ये सेकंड टर्म है. पहली टर्म है 1, दूसरी 4, तीसरी 16. अब 1 घंटे बाद सेकंड टर्म है, 2 घंटों के बाद थर्ड टर्म है. तो n घंटों के बाद कितनी टर्म होगी? जी n+1th टर्म होगी. आफ्टर n hours there will be an+1 number of बैक्टीरिया. अब हम ये टर्म मालूम करेंगे, यानी अगर 5 घंटे गुजरेंगे तो हमारे पास जो हम टर्म मालूम करेंगे वो 6 टर्म होगी. सिंस an is equal to ar raised to power n-1, हमें मालूम करना है an+1. स्टूडेंट्स जब यहां पर n है तो यहां पर n-1 है. जब हम n की जगह पर n+1 पुट करेंगे तो यहां पर n की जगह पर n+1 पुट करने से +1 -1 से कैंसिल होगा और यहां पर जस्ट आ जाएगा n. यहां पर n है तो यहां पर n-1, यहां पर n+1 है तो यहां पर n, यानी एक कम होता है यहां पर. अब हम an+1 मालूम करना चाह रहे हैं. a की वैल्यू हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास है कैपिटल A. r की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 4 रेज टू पावर n. स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आफ्टर n hours, हेंस नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर n hours will be equal to capital A into 4 raised to power n. स्टूडेंट्स ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया नंबर ऑफ बैक्टीरियाज कैलकुलेट करने का. अब इस फार्मूला का यूज किस तरह से होगा ये आपके साथ शेयर करता हूं. स्टूडेंट्स इसमें जो A है ये है इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरियाज. फर्ज करें कि आपके पास इनिशियली सिर्फ एक बैक्टीरिया है तो A की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 4 रेज टू पावर. अब कितने घंटों बाद आप मालूम करना चाहते हैं बैक्टीरियाज की तादाद? फर्ज करें कि आप 6 घंटों बाद मालूम करना चाहते हैं तो 4 रेज टू पावर 6. तो 4 रेज टू पावर 6 आप कैलकुलेट कर लें, आपके पास 6 घंटों बाद नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आ चुके होंगे. फर्ज करें अगर आपके पास इनिशियली 10 बैक्टीरियाज हैं और आप 10 घंटों बाद मालूम करना चाहते हैं कि कितने बैक्टीरियाज होंगे तो 4 रेज टू पावर 10 हो जाएगा. आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर लें, आपके पास नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आ चुके होंगे. स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ. बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब. Students, this is very interesting problem related to geometry. This is problem number 6 of exercise 6.9. Statement is, joining the midpoints of the sides of an equilateral triangle having
half the perimeter of the original triangle is obtained. आसान अल्फाज में हमें बताया जा रहा है कि अगर हम किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो नई ट्राइंगल बनती है वो भी इक्विलेटरल होती है और उसका पेरीमीटर ओरिजिनल ट्राइंगल से हाफ होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आप जानते ही हैं, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी फॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ nested equilateral triangles in the manner described above with the original triangle having perimeter 3/2. स्टूडेंट्स वो बता रहा है कि हम इस तरह से अगर ट्राइंगल्स बनाते चले जाएं, यानी फर्स्ट ट्राइंगल स्टार्टिंग पर उसका पेरीमीटर फर्ज किया कि हमें बताया जा रहा है कि 3/2 है, हमने उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो नई बनी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका पेरीमीटर 3/2 का हाफ होगा। फिर उसके साइड्स के मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी उससे छोटी, उसके अंदर उसका पेरीमीटर पिछली ट्राइंगल से हाफ होगा और इस तरह से हम बनाते चले गए ट्राइंगल्स, यानी एक ट्राइंगल के अंदर फर्दर ट्राइंगल, देन फर्दर ट्राइंगल, देन फर्दर ट्राइंगल। व्हाट विल बी द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन दिस वे? जितनी ट्राइंगल्स बनेंगी, कितनी ट्राइंगल्स बनेंगी? इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगी। इस तरह बनने वाली इनफाइनाइट ट्राइंगल्स के पेरीमीटर्स का सम क्या होगा, ये स्टूडेंट्स हमें मालूम करना है। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को अगर अभी भी आप मेरी बातों से समझ नहीं पाए तो समझने के लिए आइए आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसा कि आप देख रहे हैं दिस इज क्लियरली इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो हमें एक और मिल गई इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसका पेरीमीटर पहले वाली ट्राइंगल के पेरीमीटर से हाफ होगा। फर्दर हमने इस ट्राइंगल यानी सेकंड ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें मिल गई एक थर्ड ट्राइंगल। इसका पेरीमीटर सेकंड ट्राइंगल के पेरीमीटर से हाफ होगा और इस तरह से हम साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर करके फर्दर ट्राइंगल जनरेट करते चले गए। ट्राइंगल्स कितनी जनरेट होंगी? इनफाइनाइट ट्राइंगल्स जनरेट होंगी। हम ट्राइंगल्स जनरेट करते चले गए। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम करना है कि इन तमाम ट्राइंगल्स के पेरीमीटर्स का सम क्या होगा अगर जो फर्स्ट बिगेस्ट ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर 3/2 हो। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पर समझना है कि जो पेरीमीटर्स का सीक्वेंस है ये किस टाइप का सीक्वेंस है। हमें बताया गया कि जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर है 3/2। जो नई ट्राइंगल बनेगी उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से उसका पेरीमीटर हाफ होगा पिछली ट्राइंगल से, फर्दर फिर हाफ होगा, फिर हाफ होगा, तो ये 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई होता चला जाएगा नेक्स्ट पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये किस टाइप का सीक्वेंस बन रहा है? द आंसर इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मालूम है, दैट इज 3/2। नेक्स्ट टर्म होगी हाफ ऑफ 3/2, दैट विल बी 3/4। नेक्स्ट टर्म हाफ ऑफ 3/4, दैट विल बी 3/8 और इस तरह से ये पेरीमीटर्स का सीक्वेंस बनता चला जाएगा। हमें इन तमाम पेरीमीटर्स का सम मालूम करना है। यहां पर कॉमन रेशो बन रही है 1/2। हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम उस वक्त मालूम कर सकते हैं कि जब कॉमन रेशो -1 और 1 के दरमियान में हो और 1/2 -1 और 1 के दरमियान में ही आता है। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल। हम इसे फर्ज कर रहे हैं ए, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एंड दिस इज 3/2। as next triangle will have half of the
of the previous triangle and this pattern will remain continued. So R की वैल्यू हमारे पास होगी 1/2. Sequence of perimeters will be. perimeters का सीक्वेंस क्या बनेगा? स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3/2, सेकेंड टर्म हाफ ऑफ 3/2. अब ये क्या बन जाएगा? 3/4. थर्ड टर्म हाफ ऑफ 3/4, ये बन जाएगा 3/8. फोर्थ टर्म हाफ ऑफ 3/8, so on so forth. अब इन तमाम पैरामीटर्स का सम मालूम करने के लिए हम इससे बना लेंगे सीरीज. टू फाइंड सम ऑफ ऑल पैरामीटर्स वी हैव सीरीज. अब सीरीज क्या बन जाएगी? हम कॉमर्स की जगह पर सम प्लेस कर देंगे. 3/2 प्लस हाफ ऑफ 3/2 प्लस हाफ ऑफ 3/4 प्लस सो ऑन सो फोर्थ. अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे. सिंस S इंफिनिटी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है जी? इट इज A ओवर 1 माइनस R. पुटिंग वैल्यूज S इंफिनिटी, इस सीरीज की तमाम टर्म्स का सम, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R की वैल्यू 1/2. 1 माइनस 1/2, 1 माइनस हाफ इज हाफ. सो S इंफिनिटी इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2. क्या होगा जी? ये 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास आंसर आएगा 3. S इंफिनिटी इज इक्वल टू 3. ये है पेरीमीटर्स का सम, तमाम ट्राइंगल्स के पेरीमीटर्स का सम. हेंस टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 3. अब जो पेरीमीटर है इसका कोई यूनिट होगा, लेकिन हमें यहां पर मालूम नहीं कि वो सेंटीमीटर्स में है या मीटर्स में है. हम यहां पर सिर्फ लिख देंगे यूनिट्स. स्टूडेंट्स, ये हमें मिल गया फाइनल आंसर. अगर जो ओरिजिनल ट्राइंगल है, जो स्टार्टिंग ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर 3/2 हो, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो उसके अंदर बनती चली जाएंगी, उन तमाम ट्राइंगल्स के पेरीमीटर्स का सम 3 यूनिट्स होगा. स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि हम ओरिजिनल ट्राइंगल के पेरीमीटर को चेंज करते हैं, तो चेंज कहां पर आएगा? स्टूडेंट्स, चेंज आएगा हमारे पास यहां पर. ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी. आप फर्ज करेंगे अगर ओरिजिनल ट्राइंगल का पेरीमीटर 5 है, तो यहां पर आ जाएगा 5. और अगर हम फर्ज करें कि ओरिजिनल ट्राइंगल का पेरीमीटर P है, मैं जनरली एक फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं आपके लिए. अगर ओरिजिनल ट्राइंगल का पेरीमीटर हम P फर्ज कर लें, P ओवर 1 माइनस R, दैट इज R कॉमन रेशियो यही रहेगी, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट ट्राइंगल बनाएंगे साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, तो ओरिजिनल जो पिछली ट्राइंगल है उसका जो पेरीमीटर होगा उससे हाफ पेरीमीटर नेक्स्ट ट्राइंगल का होगा. सो ये तो 1/2 ही रहना है किसी भी केस में. 1 माइनस 1/2 इज 1/2. अब ये 1/2 का जो 2 है ये डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा P को, तो ये हमारे पास बन जाएगा ट्वाइस ऑफ P. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी ओरिजिनल ट्राइंगल का पेरीमीटर 5 होगा, तो तमाम जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगी उन सब के पेरीमीटर्स का सम ट्वाइस ऑफ
P यानी 2 5s are 10 होगा। अगर 100 होगा ओरिजिनल ट्राइंगल का पेरीमीटर, तो तमाम बनने वाली ट्राइंगल्स के पेरीमीटर्स का सम 100 2s are 200 यूनिट्स होगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गया जनरल फार्मूला। अभी हमें स्पेसिफिक केस गिवन था जिसको हमने सॉल्व किया और उसका आंसर हमें मिला 3 यूनिट्स। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। एक्सरसाइज 6.9 का भी स्टूडेंट्स यहां पर इख्तिताम हुआ, लेकिन हमने कुछ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 6.8 के अंदर छोड़े थे। इनफैक्ट 2 प्रॉब्लम्स हमने वहां पर छोड़े थे। दोज वर वर्ड प्रॉब्लम्स, दोज वर रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। सो वो प्रॉब्लम्स हम अब सॉल्व करेंगे। आइए उन प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। Students, this is problem number 10 of exercise 6.8. Statement is, a ball is dropped from a height of 27 meters and it rebounds 2/3 of the distance it falls. If it continues to fall in the same way, what distance will it travel before coming to rest? समझने के लिए आइए देखते हैं। Students, ये एक बॉल इस वक्त 27 मीटर्स हाइट पर पड़ा है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसे ड्रॉप करेंगे तो ये डेफिनेटली रीबाउंड होगा। अब हमें बताया गया है कि ये रीबाउंड कितना होगा, 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इट फॉल्स। जितना ये डिस्टेंस कवर करके ड्रॉप होगा उसका 2/3 ये रीबाउंड होगा। हर दफा ऐसे ही होगा। अब 27 का 2/3 होता है 18 मीटर्स, यानी जब हम इसे 27 मीटर हाइट से गिराएंगे तो ये 18 मीटर हाइट दोबारा गेन करेगा रीबाउंड होने के बाद। अब हम इसे गिरा रहे हैं, ये हमने इसे गिराया, बॉटम पर हम इसे रोकते हैं। स्टूडेंट्स, इसने अभी तक कितना डिस्टेंस कवर किया? द आंसर इज 27 मीटर्स। अब ये रीबाउंड होगा 2/3 ऑफ 27, दैट इज 18 मीटर्स। ये रीबाउंड हुआ और रीबाउंड होके ये 18 मीटर हाइट पर पहुंचा और वापस गिरा। अब डिस्टेंस कितना ऐड होगा? जी, ट्वाइस ऑफ 18 मीटर्स ऊपर गया और 18 मीटर्स ही नीचे आया। अब जब ये दोबारा ग्राउंड को हिट करेगा तो फिर 2/3 ऑफ 18 ये फिर रीबाउंड होगा। अब 2/3 ऑफ 18 होता है 12 मीटर्स। अब ये 12 मीटर्स ऊपर जाएगा और 12 मीटर्स नीचे आएगा, कुछ इस तरह से। अब ये टोटल डिस्टेंस इसने फर्दर कवर क्या किया? जी, ट्वाइस ऑफ 12 मीटर्स। अब 12 मीटर्स का 2/3 होता है 8 मीटर्स, तो अब ये 8 मीटर्स रीबाउंड होगा। ये फिर ये रीबाउंड हुआ, 8 मीटर्स ऊपर गया और 8 मीटर्स नीचे आया। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये रीबाउंड होता चला जाएगा। हर दफा 2/3 ऑफ द प्रीवियस डिस्टेंस ये रीबाउंड होता चला जाएगा। स्टूडेंट्स, आप प्रॉब्लम को समझ गए हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड मालूम करना है जो इस बॉल ने किया, और ये वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी ये अप डाउन मूवमेंट है। हम इस अप डाउन जो डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आइए इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे सीक्वेंस ऑफ डिस्टेंसेस। सबसे पहले 27 मीटर्स उसने डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद वो 2/3 ऑफ 27 रीबाउंड हुआ। 2/3 ऑफ 27 बनता है 18। सो हम लिखेंगे, और ये 18 मीटर्स ऊपर गया और फिर नीचे आया, यानी ट्वाइस ऑफ 18। ट्वाइस ऑफ 2/3 ऑफ 27, फिर ट्वाइस ऑफ 2/3 ऑफ, ये है 18, तो अब 18 का 2/3, ये 18 का 2/3 बनता है 12। ट्वाइस ऑफ 2/3 ऑफ 12, ये हमारे पास बन जाएगा 8 मीटर्स। 8 मीटर्स ऊपर गया, 8 मीटर्स नीचे आया, इसलिए हमने डबल किया और ये सिलसिला जारी रहा। यह है स्टूडेंट सीक्वेंस ऑफ डिस्टेंसेस। अब हम इन तमाम डिस्टेंसेस का सम मालूम करना चाहते हैं, सो हम यहां लिखेंगे सम ऑफ डिस्टेंसेस।
मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। 27 प्लस ट्वाइस ऑफ 18 प्लस ट्वाइस ऑफ 12 प्लस ट्वाइस ऑफ 8 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। स्टूडेंट्स, हमें इस सीरीज का सम मालूम करना है। फर्दर सम इज इक्वल टू 27 प्लस, आप समझ गए होंगे कि यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया 18 प्लस 12 प्लस 8 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि ये किस टाइप की सीरीज है। 18 से 12, 12 से 8 कैसे आया। 18 डिवाइडेड बाय 12 या 12 डिवाइडेड बाय 18 अगर आप चेक करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा वही 2/3, 2/3। यानी इस सीरीज को अगर हम जजमेंट कर रहे हैं तो यह है ज्योमेट्रिक सीरीज जिसकी कॉमन रेशियो है 2/3 और फर्स्ट टर्म है 18। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स it is a geometric series with a is equal to 18 and common ratio is equal to 2/3. So, sum of distances (27 plus 2). अब ये हमारे पास है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इस सीरीज का हमने सम मालूम करना है। सो हम यहां पर फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला हमारे दिमाग में चलेगा S इंफिनिटी का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म 18 ओवर 1 माइनस R। ब्रैकेट के अंदर हम इस सीरीज का सम मालूम कर रहे हैं और ये टोटल हमारा हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27 plus 2, 18 over 3 ones are 3, 3 minus 2 will be 1, 1/3। ये 3 मल्टीप्लाई होगा 18 के साथ, 18 3s are 54, 54 2s are 108। 27 plus 108, it is 135। हमें कहा गया था कि आप टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करें जो ये बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट कवर करेगा। सो अब हम कंक्लूड करेंगे इसका आंसर। हेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इज इक्वल टू 135 मीटर्स। स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ चुका। बिल्कुल इसी टाइप का है प्रॉब्लम नंबर 11, सिर्फ वैल्यूज का चेंज है। वो आप होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।